जानकारी यह मिल रही है कि भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इजराइल में भारत ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर 972547520711। यह नंबर जारी किया गया है जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। इसी के साथ ईमेल भी यहां पर जारी की गई है जिसके जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप भारतीय हैं, वहां पर फंसे हुए हैं। ये ईमेल भी आपको बता दें cons1.telaviv@mea.gov.in ये जारी किया गया है ईमेल, आप देख सकते हैं। और अगर आपके जानने वाले जो इस वक्त इजराइल में हैं उन तक ये नंबर आप पहुंचाएं, ये ईमेल आईडी आप उन तक पहुंचाएं जिससे उनको मदद मिल सके। सुबह ही हमने आपको बताया था कि भारत की तरफ से अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अमेरिका ने भी एडवाइजरी जारी की थी कि जो भारतीय हैं, भारत की तरफ से कहा गया था कि आप इजराइल को छोड़िए, जल्द से जल्द वहां से निकलिए। ईरान को लेकर भी ये कहा गया था। और अब आप देखिए, लोगों के लिए जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए ये नंबर जारी किए गए हैं। टीवी स्क्रीन पर हम आपको ईमेल और नंबर दोनों दिखा रहे हैं ताकि आप एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय से संपर्क कर सके, वहां से निकलने के लिए मदद मांग सके। जंग शुरू हो चुकी है। आप देखिए, इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया और उसके बाद अब लेबनान और ईरान ने इजराइल पर हमले कर दिए हैं। क्या होगा आगे? क्या इसी तरीके से सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट होगी? हालांकि आप देखिए, ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया था ये भी हमने आपको बताया। इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कर्नल गोपाल सिंह, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट विनोद शुक्ला सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कर्नल गोपाल सिंह सर, मैं आप ही के पास आ रही हूं। जो वॉर की सिचुएशन आप देख रहे हैं सर, ये कहां जाती हुई नजर आती है? क्या होगा आगे? क्या लग रहा है? नमस्कार सभी को। देखिए, जो स्थिति बनी है पिछले एक महीने से, बार बार अमेरिका ईरान को बता रहा था, मीटिंग कर रहा था। अभी कल ही जो मीटिंग हुई है उसमें कोई नतीजा नहीं निकला जी। और हमारे फॉरेन एक्सपर्ट है, उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 3 बातें अमेरिका ने रखी थी वो ईरान ने मानी नहीं है। और अभी सही समय सुन करके इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर के और इस ईरान के ऊपर हमला किया है। बार बार कहने के बाद देखिए, विश्व के अंदर आतंकवाद का कोई मुकाम नहीं होगा, ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, राष्ट्र कह रहा है और अमेरिका कह रहा है, इजराइल कह रहा है। और इजराइल तो एक ऐसा देश है जिसके चारों तरफ दुश्मन बसे हुए हैं। किस प्रकार से वो यानी अपने आप को बचा के रखा हुआ है। अभी हुती ने भी वहां पर हिजबुल्लाह ने, हुती ने उन्होंने मिसाइल छोड़ी हैं। 70 से 80 मिसाइलें इधर ईरान ने अभी मारी हैं और दागी हैं और उनको रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया है। या तो इजराइल इस अपने बार बार कहता आया है कि ईरान जो है ये इस तरह की कार्रवाई ना करे और न्यूक्लियर ऑप्शन जो लेकर के बैठा है उस न्यूक्लियर आर्सेनल को बनाना बंद करे। लेकिन खुमैनी साहब मान नहीं रहे और सत्ता पलट होने की संभावना बहुत अब नजदीक आने वाली है। यूएस के जिस प्रकार से एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड जो मिडिल ईस्ट के बीच में है, और अभी उन्होंने पिछले 9-10 टैंकर उनके जो है ऑयल टैंकर जो आए हैं, और जिस प्रकार से उनके फाइटर जेट सब सारे जो कार्रवाई करने वाले हैं, तो ये ऑपरेशन फ्यूरी जो नाम दिया है और इस फ्यूरी को ये आगे बढ़ाएंगे। और जिस प्रकार से ईरान को तबाह यदि नहीं मानता है तो ईरान तबाह होने वाला है और होगा जरूर। तो क्या विनोद सर, जो ईरान है इस बार वो पूरी तरीके से तबाह होगा? सर, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि जैसे कि सर ने भी ये बात कही है। सर, पिछले काफी वक्त से जब पहली बार हमने देखा था कि इजराइल और ईरान के बीच हमले शुरू हुए थे, उसके बाद अमेरिका की एंट्री होती है, फिर बातचीत की कोशिश होती है, सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अगर हुआ होता तो शायद आज फिर से ये सिचुएशन नहीं आती। तो क्या इस वक्त में, चाहे ईरान की बात कर ले, इजराइल की बात कर ले, दोनों ही देशों ने अपने आप को मजबूत किया, अपना जो डिफेंस सेक्टर है उस पर उन्होंने काम किया, और अब क्या ईरान के लिए मुश्किल घड़ी आ गई है या फिर इजराइल के लिए भी सेम सिचुएशन नजर आती है? देखिए, पहली बात मुझे लगता है कि इजराइल हमेशा प्रीति
वार प्रिपेयर्डनेस वाले मूड में रहता है। तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। जैसा कर्नल साहब कह रहे थे कि वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात प्रीति, ये समझिए कि जो बात हो रही है, हम कर रहे थे, अगर हुजी और हिजबुल्लाह ईरान पर इजराइल पर अटैक कर रहे हैं तो वो ईरान के प्रॉक्सी की तरह से हो गए। मतलब जो बात इजराइल और अमेरिका कह रहे थे कि ये ईरान जो है वो आतंकवादियों को शरण देता है, वो उनकी बात साबित हो गई। तो अब अटैक को और वो इंटेंसिफाई कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है जिसको समझना चाहिए कि जब दो लोग लड़ रहे हैं, आपस में कॉम्बैट वाली स्थिति में हैं, तो निश्चित तौर पर एक दूसरे पर अटैक करेंगे। मसला यह है कि अटैक में डैमेज किसको कौन हो पा रहा है। अब वो चाहे 70 मिसाइल फायर करें या 700 मिसाइल फायर करें, अगर वो रास्ते में इंटरसेप्ट हो जा रही हैं। बस मैं लौट रही हूं आपके पास, अपनी बात को पूरा कीजिए। मुझे लगता है कि जो मैं बात कह रहा था कि डैमेज कौन करता है, तो ईरान लगातार अटैक करेगा, लेकिन डैमेज जिस तरह से टारगेटेड इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर ईरान के लिए मुश्किल होने वाली है। अब रसिया वाले विषय पर आता हूं। रसिया अमेरिका को चाहे जितना ज्ञान दे, वो भी यूक्रेन के साथ वॉर पर है। और इस पूरे मामले में रसिया, चाइना कभी किसी के वॉर में घुसता नहीं है, और रसिया सिर्फ मौखिक सेवा कर सकता है, वो किसी तरह से ईरान की मदद कर पाने वाली स्थिति में नहीं है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी है, ये मामला ईरान को खुद निपटना होगा। और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका बहुत पावरफुल तरीके से उन्होंने लगभग 1 महीने से इसको प्लानिंग की, तैयार किया, सारे कुछ अपने आप को, जितने भी कैरियर्स थे उनको वहां जमा किया, बाकी और सारे जो वॉर के लिए जो इक्विपमेंट्स थे उनको जमा किया और अटैक किया। मुझे लग रहा है ये अंत, इसका कोई रिजल्ट निकलेगा और वहां रिजीम चेंज चलाओ, और कोई रिजल्ट मुझे दिखता नहीं है। जी, यानी कि आखिरी में सत्ता परिवर्तन होगा जो ट्रंप चाहते हैं। मोहम्मद अली शाह सर, अब आप क्या कहते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि क्या ईरान को ये जंग अकेले लड़नी होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अटैक किया है। तो फिर आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे देश हैं जो ईरान के साथ आ सकते हैं आगे, या नहीं आएंगे फिर? जी देखिए, इसमें बहुत ही मुश्किल ये बात है कह देना कि कौन से मुल्क ईरान का साथ देंगे अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका दादागिरी करता है, अमेरिका पावरफुल है, किसी की मजाल नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ कुछ बोले। अमेरिका ने अब तक 100 से अन्य देशों पे मिलिट्री एक्शन कर रखा है। किसी ने आज तक नहीं बोला कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है या अमेरिका के विरुद्ध गया हो। अमेरिका ने जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया था, तब उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है रूस या ईरान या चीन या कोरिया कोई शायद बोले इसके बारे में, कोई आए। किसी ने नहीं बोला, सबने सब खामोश रहे। अब अमेरिका ने इजराइल की तरफ से ये हमला करवाया है, ये इसमें अमेरिका का पूरा पूरा हाथ, जहां तक मैं दिख रहा हूं। तो भला ही हमले हुए हों इजराइल की सरजमीन पे से, लेकिन करवाया है अमेरिका ने। अमेरिका ने उसी तरीके से रूस और यूक्रेन की युद्ध में भी यूक्रेन को ढाल बनाकर यूक्रेन को पिटवाया, मरवाया, इस तरीके से उनको ढाल बनाई। और अमेरिका शातिर है, अमेरिका को मालूम था कि अगर वो ईरान पे डायरेक्ट हमला, क्योंकि अपने फाइटर जेट, अपने एयरक्राफ्ट, शिप्स, कैरियर्स, सपोर्टिंग जहाज, वो गल्फ ऑफ ओमान, वो ईरान की तरफ को ले आ चुका है, वहां पे भारी भरकम डिप्लॉयमेंट कर चुका है, और वो काफी टाइम से प्रेशराइज कर रहा था ईरान को अपनी बात मनाने में। ईरान नहीं माना। अब जो शर्तें उन्होंने सामने रखी हैं, अब एक शर्त और एक आई है, जो कि 3 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं ईरान के अंदर, जो ईरान डेवलप करा था। इसके ऊपर अमेरिका पिछले साल हमला कर चुका है ऑलरेडी। बिल्कुल। अब अमेरिका ने कहा इसको बंद करो, इसका नष्ट हो। अब देखिए, ऐसी डिमांड्स भी अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर लगाई कि मालूम था ईरान कभी उन पे मानेगा नहीं। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि देखिए, अयतुल्ला खोमेनी 86 ईयर ओल्ड लीडर जो है, अच्छी बात है, लेकिन कोई भी एक इंडिविजुअल मुल्क से बड़ा नहीं होता है। सबसे बड़ा मुल्क होता है, और लीडर मुल्क के लिए होते हैं, मुल्क लीडर के लिए नहीं होता है। अच्छा, तो सत्ता पलट तो मैं देख रहा हूं कि हो सकता है कि सत्ता पलट हो जाए, हो सकता है कि जो अयतुल्ला अली खोमेनी की सरकार है उसमें तब्दीलियां हैं। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है सत्ता पलट। मकसद क्या है?
मकसद ये है कि कठपुतली गवर्नमेंट बिठाए ईरान के अंदर जो उनके बनाए हुए नक्शे कदम पे चले। देखिए 1979 से पहले जब शाह ऑफ ईरान का रजीम था तो ईरान तरक्की की राह पे था, काफी फॉरवर्ड थिंकिंग एडवांस हो रहा था, अमेरिका के साथ भी रिश्ते बड़े अच्छे थे। लेकिन 1979 के बाद जब आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी की सरकार जब आयतुल्लाह ख़ुमैनी की सरकार वहां पर आई तो कट्टरपंथी बहुत जाग गई ईरान के अंदर, और ये डेवलपमेंट में भी इतने डेवलप नहीं हुए। ईरान के अंदर बहुत से प्रोटेस्ट हुए हैं, जैसे कि हिजाब प्रोटेस्ट हुआ, बिल्कुल, मैं और इसमें आने वाली थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपील भी किया है लोगों को ईरान के कि आप अपनी गवर्नमेंट से टेक ओवर कर लो, चॉइस आपकी है। अगर आपने रिबेलियन रिवोल्ट करके आपने सरकार का सत्ता पलट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखिए इसमें क्या है ना, सिविलियंस जो है, मासूम जो बेगुनाह लोग हैं वो मारे जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और ये बहुत ही खराब बात मुझे लग रही है, और ये बहुत लंबा चलने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि अभी बस बातचीत हो गई, इन्हें इजराइल से हमले। सर अभी देखना होगा कितना लंबा चलता है। मैं लौट रही हूं फिर से एक बार आप ही का रुख करते हुए सर, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले देखा, मैं एक तो यहाँ पर वेनेजुला का इसे जिक्र करूंगी, क्योंकि जब हमने देखा कि अमेरिकी कमांडर्स वहां पर आते हैं, अंदर वो घुस जाते हैं, वहां के हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को लेकर चले जाते हैं, वो तस्वीरें पूरे विश्व ने उस वक्त देखी। लेकिन जिस तरीके से विरोध होना चाहिए था, लेकिन और या जो गुस्सा लोगों में होना चाहिए था वो नजर नहीं आया। अब मैं अगर ईरान की बात करूं सर, तो ईरान में भी हमने देखा कि किस तरीके से प्रदर्शन वहां पर हुए, बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले, और कहीं ना कहीं वहां की जो सरकार है, सत्ता पक्ष, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा था। तो क्या ये पहले से एक बेस अमेरिका इस तरीके से तैयार करता है, वहां के लोगों को सरकार के खिलाफ कर देता है, या एक गुस्सा उनमें भर देता है, ताकि अगर हम इस तरीके से कोई रणनीति बनाए, अटैक करें, हमला करें, तो फिर उनको समझ आए कि ये हो क्यों रहा है? कर्नल गोपाल सर। जी हाँ, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है सर, पहले आप भी पूरा कर लीजिए, फिर सर मैं आपके पास आ रही हूँ। बोलिए अली शाह सर। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए ईरान के पास अभी फिलहाल जो है करंटली जो है सेल्फ इम्पोज लिमिट है उनका, एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का, जो कि लिमिट करता है उनकी रेंज 2000 किलोमीटर, यानी कि 1240 माइल तक उनके मिसाइल्स फायर कर सकते हैं, जिससे कि जो मिड ईस्ट है जो है वो ईस्टर्न यूरोप और उसकी रेंज वहां तक है। और जो पब्लिक एविडेंस है ईरान का, वो सीख कर रहा है कि भाई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की पूरी तैयारी है, यानी कि वॉशिंगटन ने भी बोला है कि भाई अभी यहां तक हमारे तक आ जाएंगे। तो अमेरिका ये कतई नहीं चाहेगा कि ईरान ये बिल्डअप करे ऐसे मिसाइल्स जहां पे अमेरिका को ही खतरा हो। तो इसलिए अमेरिका ने वहां पे जो प्रोटेस्ट हुए थे, ये बिना मोसाद के और बिना ही CIA के सपोर्ट के नहीं हुए थे। यहाँ पर ईरान के अंदर भी वहां के लोगों के अंदर जो गुस्सा भड़काया, जो वहां के, तो अयतुल्लाह अली ख़ुमैनी की सरकार को भी ये समझना चाहिए कि भाई देखिए इसमें नुकसान हो जाएगा आम जनता का, सिविलियंस का, मासूमों का। तो अगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे? हमें एक प्लान बी तैयार रखना चाहिए। हम अगर तो क्या सर प्लान भी तैयार नहीं हुआ होगा क्या? नहीं, अगर तब से सिचुएशन ऐसी थी, क्योंकि बयानबाजी तो रोज ही हो रही थी ना सर। कर्नल गोपाल सर, मैं सरी से जुड़ा हुआ सवाल आगे आपसे पूछ रही हूँ, क्या प्लान भी तैयार नहीं किया होगा, क्योंकि सिचुएशन तो क्रिटिकल थी, और किस तरीके से हम तो अमेरिका को तब से सुन रहे हैं जब से वो ईरान को बार बार धमका रहा है, उस वॉर के बाद से बार बार कहता था कि अगर तुमने नहीं माना तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो क्या ईरान इस बात के लिए तैयार नहीं था, या ईरान जानता था, इसलिए लगातार वो अपने लिए काम कर रहा था परमाणु हथियारों को लेकर? देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि देखिए किसी भी कोई भी देश जो है, एक ऑपरेशन यदि उसके खिलाफ किया जाता है तो वो ऑपरेशन के लिए प्लान ए, प्लान बी और उसके अलावा भी एक ऑल्टरनेट प्लान जरूर रखता है। और एक्चुअल में ग्राउंड में यदि आप देखेंगे तो समय पर आने पर प्लान कोई तीसरा ही काम में आता है। तो ये तो ऑपरेशन के अंदर बदलाव होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बगैर फ्लेक्सिबिलिटी के ऑपरेशन कोई होते नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ईरान के ऊपर हमला किया जा रहा है, और उस हमले की तैयारी जब से 1 महीने पहले से डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, आप हमारी बातों को मान लीजिए, तो ईरान ने भी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी की हुई है। और उनकी जो मिसाइल है, उनका देखिए मिसाइलों का जो है, कोई 2200 किलोमीटर की रेंज का है, कोई 1700 किलोमीटर की रेंज का है, कोई 2000 किलोमीटर की रेंज का है, कोई 5000 किलोमीटर। तो उतना जो है
बार बार कहता रहा है ईरान कि हम आपके जो भी ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट के अंदर उनको ठोकेंगे, उसके अलावा आपका जो नेवी है, नेवी के अंदर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको यानी नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये सारी दोनों तरफ से चलती रही है। ईरान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि इजराइल को आगे आने वाले समय में इतने दिनों से वो अपने आप को महफूज करके रखा हुआ है, यानी बिल्कुल जिस प्रकार से मुंह में जीभ होती है उस प्रकार से इजराइल का स्थिति है इस वक्त मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट एरिया में। तो वो तो चाहेगा कि किसी भी तरीके से न्यूक्लियर ऑप्शन वाला जो आतंकियों को पनाह देता है, उनको मदद करता है, हुजी को, हिजबुल्लाह को, सबको मदद करता है, तो ईरान को इन बातों को से अलग हटना पड़ेगा। इस बात याद नहीं हटेगा तो तख्ता पलट करने के लिए यूएस और इजराइल मिल करके ये कार्रवाई कराएंगे। अब हालांकि देखना होगा सर आगे होता क्या है। आप तीनों प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, लौटूंगी मैं आपके पास आगे भी, क्योंकि पल पल का अपडेट अपने दर्शकों को लगातार दे रहे हैं किस तरीके से इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया। अब ईरान ने भी बैकफायर किया है, इजराइल पर हमला किया है। जानकारी यह है कि वहां पर सायरन बज रहे हैं हुती, और लगातार आप देखिए किस तरीके से जो हिजबुल्लाह है वो उस पर अटैक कर रहा है।